स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथफ्लिक्स में। आर टुडेज टॉपिक इज फंक्शन, सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन बेसिकली। अब रिलेशन क्या होता है? अभी रिलेशन ऐसा होता है कि मैं आपसे कहता हूं कि रिलेशन है एक्स से वाई के अंदर, तो जो रिलेशन होगा ना वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई का। ठीक है, एक्स और वाई दो सेट्स हैं, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिलेशन, जितने भी रिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं भाई? 2 टू द पावर एम एन। एम और एन क्या होता है? एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स एंड एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, तो वो सबके सब क्या होंगे? एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई के सबसेट होंगे। ठीक है ना, ये ऑलरेडी अपन लोग रिलेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन फंक्शन। अब मैंने बोला कि जो फंक्शन होता है ना वो होता तो रिलेशन ही है, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। अभी कंडीशन क्या होती है? वो ये रही कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे समझो कि माना ये दो सेट्स हैं, ठीक है, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं तो मैंने माना 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, और इसमें मैंने अल्फाबेटिकली ले लिए, ए बी सी ले लिए। ठीक है ना, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से अपन लिखते हैं, तो मैंने स्मॉल ए बी सी ले लिए। ठीक है, अब क्या होगा? अब इनका क्या होगा? अभी रिलेशन, मैंने क्या बोला? फंक्शन एक रिलेशन है। अब रिलेशन के एलिमेंट्स क्या होंगे? जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब जो रिलेशन है वो सबसेट होता है एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई का। तो उसमें क्या आएगा? एक्स और वाई का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो क्या मिलेगा? 1a 1b 1c। यूँ लिखोगे आप 1a 1b 1c, ऐसे ही 2a 2b 2c 3a 3b 3c। कुछ एलिमेंट्स फंक्शन में, रिलेशन में। अब रिलेशन में क्या? एक ये भी एक रिलेशन है, ये तीन, ये भी एक रिलेशन है, इसमें से एक एलिमेंट हटा दिया, ये भी एक रिलेशन है। क्योंकि रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं ना, तो कहने का मतलब, लेकिन फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन ये होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, एक्स पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी एक यूनिक इमेज दूसरे वाले सेट में होनी चाहिए। मतलब इसके हर एलिमेंट का, पहले सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला? ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, कि पहले सेट का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, इसका रिलेशन दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से होना जरूरी है, बट यूनिक से होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए। मैं उसको भी समझाता हूं क्या है। अच्छा, एक चीज और, मैं आपसे पूछूं कि वन, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा है कि इमेज ऑफ 1 इज ए, इमेज ऑफ 2 इज बी, और इमेज ऑफ 3 इज सी। ये इसकी इमेज है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, और 3 की इमेज सी है। ऐसे मैं पूछूं ए का प्री इमेज, इसको बोलेंगे ए का प्री इमेज दैट इज 1, बी का प्री इमेज 2, और सी का प्री इमेज 3 होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे बोला कि इसके पहले सेट के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, और यूनिक होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो जो रिलेशन इसको फॉलो करेगा ना, वो सारे के सारे फंक्शन, सॉरी हाँ, फंक्शन होंगे। तो इस केस में आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी फंक्शंस है ना, वो सारे के सारे रिलेशन तो होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन रिलेशन में से फंक्शन कौन सा होगा? जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से ज्वाइंट होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, उसे अपन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक दूसरा एक एग्जाम्पल होता है रिलेशन का, 1 2 3 ए बी सी। समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इस लेक्चर के लास्ट में ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये डी होता और 3 का रिलेशन डी से होता। ठीक है, अब बताओ ये फंक्शन है क्या? तो देखो, दो कंडीशन थी क्या? कि पहले सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो देखो 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, सबकी इमेज है, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। बट दूसरी कंडीशन क्या थी? यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ तो प्रॉब्लम है ना, 1 की यूनिक नहीं है, 1 की तो मल्टीपल इमेजेस हो गई। 1 की इमेज ए भी है और बी भी है, दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो होगा, ये रिलेशन तो है, रिलेशन तो सारे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ना, और जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें से 1 लो, 2 लो, 3 लो, 1000 लो, 200 लो, जितने भी लो। ठीक है ना, थोड़े लो या पूरे लो, जितने भी बनेंगे सारे के सारे रिलेशन है। तो इसमें क्या हुआ? 1a 1b 2c 3d, ये ऐसे हुआ 1a 1b 2c और 3d। तो ये रिलेशन तो है ना, रिलेशन तो है, क्या दिक्कत है रिलेशन में? ये एक रिलेशन का एग्जाम्पल है।
बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ यहाँ पर वन की यूनिक इमेज नहीं है, मल्टीपल इमेजेस होगी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब देखो ये फंक्शन होगा, वो नहीं है। एक केस और ले लेते हैं। मान लो ये अपने पास केस होता 1 2 3 ABC, ठीक है, 1 ऐसा होता, ठीक है, ये होता। तो ये फंक्शन है क्या? ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि सेट एक्स के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी एग्जाम्पल नहीं है फंक्शन का। इज दिस एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन? होगा, यस होगा। क्यों? देखो वन के सॉरी फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, बिल्कुल है। 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, और यूनिक इमेज है। 1 की इमेज ए है, 2 की सी है, 3 की डी, किसी की भी मल्टीपल इमेज नहीं है। अब आप बोलोगे बोल सर बी की प्री इमेज तो ही नहीं, इससे अपने को मतलब नहीं है। सेकंड वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स की इमेज है, प्री इमेज है कि नहीं है, उससे अपने को मतलब नहीं। अपने को पहले वाले से मतलब है कि जो पहला सेट है ना उसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, दैट्स वाई ये फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ना ये इधर होता, तो ये फंक्शन होगा क्या? तो ये फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 तीनों की कोई ना कोई इमेज है। 1 की ए है, 2 की है, 3 की सी है, तो साहब सबका रिलेशन तो किसी न किसी एलिमेंट से, दैट्स वाई पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। फिर इस पे आ जाता है यूनिक पर। तो देखो 1 की इमेज क्या है? ए की इमेज है। 2 की इमेज क्या है? ए की इमेज है। और 3 की इमेज क्या है? सी, वो भी ए की इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। अब आप कहोगे बोला सर आपने तो यहाँ वर्ड यूज लिया हुआ यूनिक, तो यहाँ 1 की इमेज ए है और 2 की ए तो यूनिक का हुई। अरे भाई अपने को तो हर एलिमेंट से मतलब है। जो 1 है ना इसकी तो यूनिक की इमेज है ना ए, उसको थोड़ी ना मतलब उसकी इमेज किससे, उसका रिलेशन किसी और से है कि नहीं है। यहाँ पर 1 की जो इमेज है वो तो यूनिक ही है ना ए, 2 की भी इमेज क्या यूनिक ही तो है ए, इसलिए ये फंक्शन होगा। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए थी, जैसे इस केस में यहाँ पर 1 की मल्टीपल इमेजेस थी इसलिए फंक्शन नहीं था, बट ये फंक्शन होगा। तो ये तीनों फंक्शन होंगे बट ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मेरी 4 5 ही कंडीशन बनती है, 4 तो ये रही, एक का पेपर ने रेज की, तो पांचों कंडीशन यही फंक्शन की हैं। ठीक है, इनको आप समझोगे तो आपको पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए साहब, तो कहने का मतलब वेट, ठीक है भाई, कहने का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो फंक्शन है वो एक तरह से रिलेशन ही होता है, बट वो स्पेशल काइंड का एक रिलेशन होता है। वो स्पेशल काइंड क्या होता है कि उसके पहले सेट के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होना कंपलसरी है। उस केस में वो रिलेशन एक फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन को लिखने का तरीका होता है ये वाला, कि जैसे आपको लिखना है एक फंक्शन एफ है, वो ए से बी में है, तो आप क्या लिख दोगे? ए और फिर ये इस तरह का एरो और ये बी, ए टू बी। ठीक है, एक्स से वाई में तो मैंने लिख दिया एक्स से वाई। ठीक है, इसको कई बार ऐसा भी लिख देते हैं और इसको ऐसा भी लिख देते हैं। ठीक है ना, कि फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स और ये है। ठीक है, जनरली आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई, ए से बी, इस तरह से। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो क्या पढ़े? देखो इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन एफ है जो कि एक्स से वाई में है, एक्स से वाई में है। फंक्शन एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई में है। तो पहला उसने क्या बताया कि जो फंक्शन एफ होता है ना वो सबसेट होता है एक्स क्रॉस वाई का, मतलब एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई का। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि फंक्शन एक रिलेशन है, और जो रिलेशन होते हैं, जितने भी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे? सबसेट होंगे एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई के। ठीक है, और फंक्शन भी क्या एक रिलेशन ही है, तो 100% फंक्शन भी क्या होगा? एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई का क्या होगा? एक सबसेट होगा। सो फर्स्ट तो यही कह रहा है कि जो फंक्शन एफ है वो एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई का क्या होता है भाई? सबसेट होता है। क्लियर? दूसरा कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि जैसे ये सेट एक्स है, तो पूरा प्रॉपर कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो यूँ लिखते हैं, डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये एक्स
ये सेट y और ये फंक्शन f। इसका मतलब होता है एक फंक्शन f है जो कि x से y में है, ठीक है, एक फंक्शन f है जो कि x से y में है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, कि जो x है ना, सेट कैपिटल x है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पर क्या होना चाहिए, एक y इसके इस सेट के हर एलिमेंट के लिए इस वाले सेट में एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका रिलेशन इससे हो। तो यही तो पढ़ा अपन ने कि जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 के लिए भी कोई इमेज होनी चाहिए, जैसे मान लो A है, 2 के लिए भी इमेज होनी चाहिए जैसे B है, 3 के लिए भी इमेज होनी चाहिए जैसे मान लो B है। कोई दिक्कत नहीं है, यूनिक ही तो है, 2 के लिए तो यूनिक ही है ना, तो 3 के लिए भी यूनिक ही है B। ठीक है, मतलब 2 की मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, भाई 2 की यहाँ भी और यहाँ भी किससे रिलेशन, तो 2 का मल्टीपल, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होता। अभी तो ये फंक्शन है, तो अपन ने क्या पढ़ रहे हैं सेकंड, कि x के हर एलिमेंट, फॉर ऑल x, x कौन, कैपिटल x का एलिमेंट, वहां पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए कौन, y, कहां पर, सेट y में। ठीक है, कि सेट x में, सेट x के हर एलिमेंट के लिए सेट y में एक एलिमेंट y होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, यदि जो ये x और y है ना, ये यदि रिलेशन सॉरी फंक्शन का एक एलिमेंट है, रिलेशन के एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और फंक्शन भी क्या एक रिलेशन है, तो फंक्शन के एलिमेंट्स भी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, और मान लो इसमें एक्स जेड भी एफ का एक एलिमेंट है। ठीक है ना, अब इसको समझो आप डायग्राम से, ये तो समझ में आई गया कि फंक्शन को अपन ऐसे लिखते हैं कि फंक्शन एफ है जो एक्स से वाई में है। ठीक है, तो समझो एक बार ये क्या कह रहा है, ये यूं कह रहा है डायग्राम में कि साहब एक फंक्शन एफ है, ये एक फंक्शन एफ है और एक्स वाई, तो 100% पहला एलिमेंट पहले सेट में होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में होगा। ठीक है ना, अपन ने पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर का। तो यहाँ पर x है और x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, y। यहाँ पर x है, ये रहा x, और x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, z। एक्स वाई भी फंक्शन का एक एलिमेंट है तो x का रिलेशन y से, और एक्स जेड भी एक एलिमेंट है फंक्शन का तो x का रिलेशन z से। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा क्या, ये तो फंक्शन कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी मल्टीपल इमेजेस हैं। ठीक है, बट देखो उसने क्या बोला, तो ये यदि ऐसा है, मान लो मैं कहता हूं ऐसा है, तो केस क्या होगा कि y और z दोनों इक्वल होंगे भैया। ये जो y और z है ना, ये एक ही वैल्यू अलग अलग पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, यहां से z हट जाएगा, मतलब ये जो y और z ये दोनों, इसकी यदि वैल्यू होती तो मान लो हो सकता है कि y और z दोनों 2 ही हैं, तो 2 तो एक ही बार लिखेंगे ना, मल्टीपल टाइम्स थोड़ी ना लिखते हैं सेट्स के अंदर, सेट के एलिमेंट्स को अपन कभी भी रिपीट नहीं करते। तो y और z की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी तो मतलब x का रिलेशन एक ही तो हुआ, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि यदि यहाँ पर z होता अलग से, z की वैल्यू कुछ और होती अलग से होती, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट तो हैं दोनों ऐसे, तो वो तभी पॉसिबल है जब y और z दोनों क्या हो, सेम हो। सेम हो तो क्या होगा, यहाँ से ये z हट जाएगा, मतलब x का रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट से होगा, या तो y से या z से, बात एक ही है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वाली स्लाइड में जो ये लाइन लिखी हुई थी ना, ये वाली लाइन, इसको इस वाली स्लाइड में अपन ने मैथमेटिकली लिख दिया कि भैया क्या होता है कि पहला फंक्शन एक रिलेशन होता है, उसके हर एलिमेंट की इमेज होती है और उसके हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट है एवरी फंक्शन। हाँ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो फंक्शन होता है, जितने भी फंक्शंस हैं वो सब रिलेशन होंगे, बट रिलेशन फंक्शन हो मतलब इसका कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना, इट में भी कि हो और हो भी नहीं सकता। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कि एक सेट x है और एक सेट y है, x में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 कुछ भी एलिमेंट्स हैं, ऐसे y में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो होते हैं 2 टू द पावर mn, 2 टू द पावर mn, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं n टू द पावर m। क्या होते हैं, n टू द पावर m, वेयर n और m क्या होगा भैया, पहले वाले सेट के अंदर तो m एलिमेंट्स हैं, मतलब कार्डिनल नंबर of x is equals to m and cardinal number of y is equals to
n, ठीक है। ये आंसर कैसे आया ये आपको समझ में आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। मैं वहाँ पर ये एक्सप्लेन करूँगा, ये वाला भी एक्सप्लेन करूँगा और ये भी करूँगा। लेकिन यदि आपका वो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 1 है तो 1 का रिलेशन किसी ना किसी एलिमेंट से होना चाहिए। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, 1 का रिलेशन ए से भी हो सकता है, 1 का बी से, सी से या डी से किसी एक से हो सकता है। तो 1 के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। और मीनिंग ऑफ और इज मल्टीप्लीकेशन। 2 के लिए कितने आना, 1 का रिलेशन ए से हो गया। अब 2 का रिलेशन किससे हो सकता है, ए से भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, बी से भी, सी से भी, डी से भी। तो इसके लिए भी कितने ऑप्शन है, 4, माना 2 का रिलेशन भी ए से ही था। अब 3 के लिए कितने ऑप्शन है, 3 के लिए 3 का भी रिलेशन किसी ना किसी से होना चाहिए। तो 3 के लिए कितने ऑप्शन है, ए, बी या सी या डी, मतलब वही 4 ऑप्शन है, क्योंकि 3 का रिलेशन भी तो ए से हो सकता है। तो आंसर इज 4 टू द पावर 3। आंसर इज 4 टू द पावर 3। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है। अब देखो 4 अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, n टू द पावर m। यहां पर n का वैल्यू कितना है, 4, और m का वैल्यू कितना है, 3। तो आंसर इज 4 का पावर 3, ठीक है। अभी मैंने एक बेसिक आइडिया दिया, ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नहीं पढ़ा हुआ तो जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पीएनसी के लेक्चर्स को आप देखोगे तो वहाँ मैं ये एक्सप्लेन किया हुआ है या कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज n टू द पावर m। पर ध्यान रखना n बाद वाले सेट के एलिमेंट्स हैं और m पहले वाले सेट के एलिमेंट्स हैं, उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है। चलो फिर है एक रियल फंक्शन होता है। क्या होता है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक मान लो फंक्शन है x से y में है, एक फंक्शन f है x से y। बेसिकली क्या होगा, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स आते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मतलब क्या है। इसलिए अपन ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ें ले रहे हैं अपन एक बार, ठीक है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं x और y, ठीक है। यदि दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे यदि रियल हैं, अरे भी सेट x और सेट y है, एक फंक्शन f है जो कि x से y में है, तो x और y दोनों क्या है, सेट है, और सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। यदि वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, रियल हैं, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, रियल है, तो उस केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रियल फंक्शन। कई बार रियल वैल्यूड फंक्शन वर्ड भी यूज आता है, दोनों का मीनिंग सेम है, रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि y बिलोंग्स टू r है, केवल y बिलोंग्स टू r है, तो इसे बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। और यदि x और y दोनों रियल हैं, दोनों के एलिमेंट्स रियल हैं, तो उसे बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो रियल फंक्शन समझना था। तो जिसके अंदर x और y दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट यदि रियल हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन, ठीक है। चलिए साहब वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको भी एक बार वेट करते हैं, अपन थोड़ा आगे चलते हैं, फिर इसको समझेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन अपने सामने, आपको बताना है कि भैया ये फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। क्वेश्चन है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, कि दो सेट्स हैं x, दो सेट्स हैं x और y, कैपिटल x और कैपिटल y, ठीक है। कैपिटल x के एलिमेंट स्मॉल x है, मतलब आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्मॉल x है वो कैपिटल x से बिलोंग करता है और जो y है वो कैपिटल y से बिलोंग करता है। आप उसको ए बी सेट भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके एलिमेंट भी 1 2 3 4 हैं और इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इनमें से कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। पहला f1, ये अपने लिखा f1, इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो फंक्शन ये कह रहा है कि उसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई, मतलब पहला एलिमेंट उसका x है, दूसरा एलिमेंट y है, और दोनों की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 है। और रिलेशन ये कि जो y है ना वो x प्लस 1 के इक्वल है, कि जो y है ना वो क्या है, x प्लस 1 के। तो देखो x का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4। यदि मैंने x 1 पुट किया, x क्या पुट किया भाई, x किससे, पहले वाले सेट से, y किसका एलिमेंट है, दूसरे सेट का, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा, 2। x यदि मैं 2 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा, 3। और यदि मैं x 3 पुट करूंगा तो y मिलेगा 4, और 4 पुट करूंगा तो मिलेगा 5, बट y में 5 तो है ही नहीं, अरे कहने का मतलब एक रिलेशन था ये,
तो अपन ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं रिलेशन क्या है, एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर क्या है एक्स वाई है, और रिलेशन क्या है कि जो वाई है ना भैया एक्स से एक ज्यादा है, तो अपन इस रिलेशन को कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि पहला एलिमेंट एक्स है दूसरा वाई है, तो 1 पुट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा 2, 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 3, और 3 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 4। अब 4 तो पुट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि 4 पुट करूंगा तो मुझे y कितना मिलेगा 5, और 5 मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है, तो ये एक रिलेशन आ गया बस सिंपल। अब बताना था कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इस रिलेशन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ग्राफिकली। अब इसमें देखने में आसानी मुझे क्या है कि फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन एक रिलेशन है, बट स्पेशल काइंड का रिलेशन है। स्पेशल काइंड क्या कि पहले सेट के हर एलिमेंट की दूसरे सेट में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए थी हर एलिमेंट की, तो यहाँ पर 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है ना भाई, 4 तो अकेला रहेगा, दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट वाले का कि फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज 4 डजंट हैव एनी इमेज इन सेकेंड सेट, क्लियर, और सेट वाई, सिंपल। चलो सेकंड देखते हैं। सिमिलरली सेकंड भी क्या है, ये सेट x, जो x स्मॉल x है वो x से बिलोंग करेगा, स्मॉल y कैपिटल Y से बिलोंग करेगा, और एक फंक्शन f2 दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। f2 क्या है साहब कि x और y का जो सम है ना वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। x के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, तो आप लिख दो इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 लिख दो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो 4 से बड़ा हो, तो बताओ 1 का रिलेशन मैं 1 के साथ करूं तो 1 1 4 से बड़ा नहीं होता, 1 + 2 भी नहीं होता, 1 + 3 4 4 4 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। तो 1 का रिलेशन किससे होगा 4 से होगा, कि 1 + 4 कितना हुआ 5, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन f2 है जिसके एलिमेंट क्या है x y, और इनका रिलेशन क्या है कि इन दोनों का जो सम है ना वो 4 से बड़ा हो, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 1 4। ऐसे 2 का रिलेशन किससे हो सकता है 3 से, क्योंकि 2 1 और 2 2 तो 3 और 4 हुए तो वो तो बराबर हैं, 4 से बड़े 4 से ग्रेटर होना चाहिए, और 2 का रिलेशन 4 से भी आएगा भाई, 2 + 3 5 4 से ग्रेटर है, और 2 + 4 6 वो भी 4 से ग्रेटर है, ठीक है ना। आगे एलिमेंट आएंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही अपने पास केवल 4 हैं 1 2 3 4। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 की क्या यूनिक इमेज नहीं है, 2 की मल्टीपल इमेजेस हैं, 2 की इमेज 3 भी है, 2 की इमेज 4 भी है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए फंक्शन, क्लियर। तो ये f2 भी फंक्शन नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब आगे चाहे 3 और 4 की एक ही इमेज हो, जब यहीं पर ही फेल हो गया तो वो आगे पास हो चाहे फेल हो, उससे क्या मतलब है, ठीक। थर्ड थर्ड क्या कह रहा है f3 xy, देखो ये सेट x, ये सेट y, इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 4, के एलिमेंट्स भी 1 2 3 4, क्लियर। अब कि जो y जो पहला एलिमेंट है ना दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो 1 किसी से बड़ा है क्या, नहीं, पहला एलिमेंट इज ग्रेटर देन ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो 1 किसी से बड़ा है किसी से नहीं, 2 किससे बड़ा है साहब 1 से, 3 किससे बड़ा है 1 से भी ग्रेटर है 2 से भी ग्रेटर है, 4 1 से ग्रेटर है 2 से ग्रेटर है 3 से ग्रेटर है, मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम बना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। कई सारे रीजन है, फर्स्ट रीजन इज दैट कि 1 की इमेज ही नहीं है, पहला रीजन। तो दूसरा कि साहब यहाँ पर जो 3 है ना, 3 की मल्टीपल इमेज है, 3 की इमेज 1 भी है 3 की इमेज 2 भी है, ऐसे ही 4 की भी मल्टीपल इमेजेस है, 4 की 1 4 की 2 है, 4 की इमेज 3 भी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो दोनों केस ही फेल हो रहे हैं कि इमेज भी नहीं है, जैसे 1 की इमेज भी नहीं है और कुछ एलिमेंट्स की मल्टीपल इमेजेस भी, इसलिए फंक्शन नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। लास्ट इज कि x + y का सम 5 होना चाहिए, ठीक है। आप सिंपल इस तरह से बना लिया करो, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 और 4। क्या कह रहा है कि पहले और दूसरे एलिमेंट का सम 5 होना चाहिए, तो 1 का और 4 का सम कितना हुआ 5, 1 + 4 5। 2 का रिलेशन किससे होगा 3 से, 2 + 3 5, 3 का रिलेशन 2 से होगा और 4 का रिलेशन 1 से होगा, इसके अलावा कुछ और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फंक्शन की थ्योरी क्या कहती है कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो सबकी इमेज है 1 की 2 की 3 की 4 की है, और 1 होनी चाहिए, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, मल्टीपल इमेजेस पॉसिबल नहीं थी, तो सबकी यूनिक इमेज है, दैट्स व्हाई जो डी आपका ऑप्शन था वो एक फंक्शन होगा, क्लियर।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फंक्शन तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, बट रिलेशन भी कैसा है कि पहले सेट के हर एलिमेंट की दूसरे सेट में कोई ना कोई इमेज हो और यूनिक इमेज हो, मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होनी भी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2x + 1, एक्स का वैल्यू -½ नहीं है। तो देखो ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका कि x की किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 आएगा तो वो नॉट डिफाइंड टर्म होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, दैट्स वाई। तो x का यदि 2x + 1 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने नॉट इक्वल्स टू लगाया हुआ है, 1 को उधर शिफ्ट किया तो -1, 2 से डिवाइड किया तो आंसर इज x नॉट इज इक्वल्स टू -½ ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है कि f ऑफ fx ये होगा, ये आप प्रूव करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे देखो, समझो, इजी है। f ऑफ fx, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो f ऑफ fx, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं इसे? कंपोजिशन। ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो इसको सिंपल प्रूव करते हैं। तो देखो f, इसको पढ़ने का तरीका है f ऑफ fx, ठीक है। अब यहां पर fx, तो fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को 1/2x + 1, ये मैंने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। ये f ऑफ fx था, मैंने fx का वैल्यू 1/2x + 1 इधर पुट कर दिया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझो, मान लो कहीं लिखा हुआ है कि fx इज इक्वल्स टू 5x + 3 है साहब, ठीक है। आपको f5 की वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर मैंने x को 5 से रिप्लेस किया ना, तो उस पूरी फंक्शन के अंदर, पूरी इक्वेशन में x की जगह 5 पुट कर दो आप। तो ये x की जगह मैंने 5 पुट किया, तो आंसर इज जो भी है 25 + 3 28 इज योर आंसर, ठीक है। ये होता है। सिमिलरली यहां भी मैं क्या कह रहा हूं आपसे, यहां भी मैंने आपसे क्या बोला कि f ऑफ fx था, तो fx का वैल्यू तो मैंने यहां से यहां पुट कर दिया, अब मेरे को ये मिल गया। अब मुझे इसका वैल्यू बताना है कि f ऑफ इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप ऐसे समझो, ये fx दिया हुआ है अपने को कि fx का वैल्यू ये है, मुझे इसका वैल्यू बताना है। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में x को इससे रिप्लेस कर दो, ये जो x था ना इसको इससे रिप्लेस किया, यही तो किया मैंने। तो क्या करूंगा, यदि मैं इस x को इससे रिप्लेस कर रहा हूं तो यहां वाले x को भी इससे रिप्लेस कर दूं, बस काम खत्म। वापस समझो, ये जो fx है, तो मुझे इस fx में ये जो x है ना, इस x को ये x पुट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, f या फिर इसके सामने लिखता हूं, आपको समझने में इजी रहेगा, इज इक्वल्स टू इस x की जगह, इस x की जगह ये पुट किया, तो यहां पर जो है इस x की जगह यही पुट कर दो आप। समझो अभी, देखो fx, इस x की जगह पे मैंने ये x पुट किया, दोनों सेम है, तो यहां पे यदि 5 पुट करूंगा तो इधर भी 5 ही पुट करूंगा, इधर 6 पुट करूंगा तो इधर भी 6 पुट करूंगा, तो इधर यदि मैं ये पुट करूंगा तो इधर भी यही पुट कर दूंगा, तो मैंने पुट कर दिया इधर, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका एलसीएम ले लेंगे पहले अपन। आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 + 2x + 1 अपॉन 2x + 1, रेसिप्रोकल हो गया, 2x + 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 2x + 3। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है कि x - 3/2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है 2x + 3, तो 2x + 3 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमरेटर में यदि 0 है तो 0/5 आंसर 0, क्या दिक्कत है। बट 5/0 तो नॉट डिफाइन होता है ना, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट भी इक्वल्स टू -3/2, इसलिए ये लिखा हुआ है साथ में, ठीक है। ये आपको इस तरह से फाइंड करना होता है। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, खास बड़े क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इज दिस कि fx का वैल्यू ये है, fx-2 का वैल्यू आपको गिवन है x² - 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। यदि आपको ये गिवन है कि fx-2 का वैल्यू x² - 4 है, तो fx का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप एक काम करो, इसके लिए इजी है, कि जो x-2 है ना, तो मान लो कैपिटल X, क्या लेट किया आपने, कैपिटल X मैंने लेट किया कि ये कैपिटल X,
तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल X प्लस 2। ठीक है, तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में x को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, इसको, ये f था, ये जो स्मॉल x है ना, इसको मैं x प्लस 2 से रिप्लेस कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो देखो x प्लस 2 माइनस 2, ये स्मॉल x की जगह मैंने डाला कैपिटल X प्लस 2 और ये माइनस 2। इधर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। पूरी इक्वेशन में x को, स्मॉल x को मैंने कैपिटल X प्लस 2 से रिप्लेस किया, तो ये आ गया f कैपिटल X इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया। अब क्या करोगे आप, कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x पुट कर दो, क्या दिक्कत है उसमें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका एफ एक्स आ गया। अरे भाई कैपिटल X है ना, अब इसकी जगह तो आप जैसे 5 पुट करोगे तो f5 का वैल्यू क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5। ऐसे मैंने स्मॉल x, मुझे यहाँ पर एफ एक्स निकालना था इसलिए डाल दिया। मान लो एफ वाई करना होता तो मैं इस x को y पुट कर देता, तो एफ वाई इजिकल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4y हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, ये क्या होता है, अब सुनो, इस वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से समझना। एक फंक्शन जो है ना, 1 का रिलेशन a से है, 2 का रिलेशन से है, 3 का रिलेशन, 4 का रिलेशन से है, में e और f भी एलिमेंट है, चलो e मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके एलिमेंट है, तो ये फंक्शन होगा क्यों होगा, क्योंकि x के हर एलिमेंट, पहले सेट के हर एलिमेंट का सेकंड सेट में एलिमेंट से, किसी ना किसी एलिमेंट से, हर एलिमेंट का किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन है। बोले साहब e का तो रिलेशन है ही नहीं, अरे मैंने समझाया था कि इसके किसी एलिमेंट का रिलेशन हो चलेगा, इसके हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा, क्लियर। अब एक बात देखते हैं, डोमेन। तो देखो आप ध्यान रखो, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें बार बार अपने को डोमेन वर्ड यूज लेना पड़ेगा, रेंज वर्ड, मतलब काफी क्वेश्चन आपके डोमेन और रेंज से सॉल्व होते हैं, इसलिए उसको अच्छे से समझना। डोमेन का मतलब होता है इनपुट और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, जो आपने इनपुट डाला दैट इज डोमेन, और जो आपको आउटपुट मिला दैट इज रेंज। जैसे समझना एक बार, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस 2। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस 2। मैंने मान लो एक्स की जगह 1 पुट किया, आप ऐसे समझो, तो पूरे को समझो अच्छे से, कि जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे अपन डायग्राम, इसको ऐसे बनाएंगे। पहला तो ये कि जो x की वैल्यू है ना, पुट क्या करेंगे अपन, x, यहां पर पुट क्या करेंगे अपन, x, तो ये तो हो गया जो इनपुट जो पुट करेंगे, जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, fx, वो हो गया ये वाला। ठीक है, जो पुट करोगे आप x की वैल्यू पुट करोगे, और जो आपको मिलेगा आउटपुट, जैसे मैंने x की जगह 1 पुट किया तो f1 इज इक्वल टू क्या हुआ 3, तो वैल्यू किसकी आ गई, f1 की, मतलब fx की वैल्यू किसकी आई, fx की, तो ये तो होता है x और ये fx। जैसे मैंने x की जगह 1 पुट किया तो fx कितना मिला 3, x की जगह मैंने 2 पुट किया तो fx कितना मिला 4, 3 पुट किया तो कितना मिला 5, 4 पुट किया तो क्या मिला 6, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो इस डायग्राम में, इस डायग्राम से ग्राफिकली अपन कैसे समझाते हैं इसको, कि जो पहला वाला जो सेट है, ये जो पहला सेट है ये होता है डोमेन, जो पहले वाला सेट है। जो दूसरे वाला सेट है वो क्या है, रेंज या कोडोमेन। अभी समझा दूंगा मैं रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। जो दूसरा सेट है उसको क्या बोलेंगे, रेंज या कोडोमेन, क्लियर। अब समझो एक बार, तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन ऐसे लिखा हुआ होता है ना, x टू y के अंदर ये जो वाला पार्ट है ये होता है डोमेन, दैट इज डोमेन, और ये जो सेकंड लिखा हुआ है दैट इज कोडोमेन, दैट इज कोडोमेन। ठीक है, ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है, पहला जो सेट है वो डोमेन होता है,
दूसरा जो सेट है वो कोडोमेन है। मतलब जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। ये पहला सेट है दैट इज डोमेन, ये दूसरा सेट है दैट इज कोडोमेन। ये क्या है? इनपुट, और ये क्या है? आउटपुट। ठीक है, समझ में आया? अब बात आती है साहब ये कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, तो समझो। यदि मैं एक फंक्शन मैंने आपको एक ग्राफ से दिया हुआ था, मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ एफ, तो आप बोलोगे साहब डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया? 1 2 3 और 4। ये एक फंक्शन था x से y में, x टू y, इसका जो पहला सेट है वो डोमेन है, तो डोमेन के एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 2 3। ये जो है रेंज, रेंज मैंने बोला आउटपुट, तो उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिला अपने को? ए बी सी एंड डी, दैट इज रेंज। और ये जो पूरा सेट है ये पूरा होता है कोडोमेन। पूरा क्या होता है? कोडोमेन। तो कोडोमेन बिलोंग्स टू क्या क्या हो गया? ए बी सी डी एंड ई, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है भैया? डिफरेंस ये है कि रेंज जो होता है ना वो प्योर आउटपुट है, कि इसके एलिमेंट के अलोंग जो आउटपुट मुझे मिला वो रेंज होता है, और जो पूरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। तो इसमें इसको बोलते हैं डोमेन इनपुट, और इसको बोलते हैं कोडोमेन आउटपुट। इसको रेंज नहीं बोलेंगे। रेंज तो क्या होगा? इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग इस कोडोमेन में जो जो वैल्यूज मुझे मिलेंगी वो रेंज है। जैसे इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यूज क्या क्या मिली? ए बी सी डी, दैट इज रेंज, और जो पूरा है वो है कोडोमेन। क्लियर? आया समझ में? क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो मतलब इनपुट तो सारे ही मुझे करने पड़ेंगे। मतलब जो पहला सेट है ना उसके हर एलिमेंट को मुझे पुट तो करना ही पड़ेगा, और 100% कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। यदि मान लो किसी एक भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं मिली तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा, फिर तो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। ठीक है, अरे भाई मान लो 4 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं होती तो फंक्शन कहां से होता? इसलिए तो डोमेन तो क्या होता है? इनपुट। तो ये जो पहला सेट है ना इसके हर एलिमेंट को आपको पुट करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा सेट डोमेन होता है, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिले ना वो सारे एलिमेंट मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज है, और जो पूरा होता है वो कोडोमेन है। ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में? भाई एक्स के करस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी, तो इसलिए मैंने बोला वो रेंज होगी। लेकिन सारे एलिमेंट्स का जरूरी थोड़ी ना। जैसे इसको देख लो, ये जो कैपिटल एक्स है ना उसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। कैपिटल वाई के एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी ई। लेकिन इसके तो सबकी इमेज है, इसलिए पूरा का पूरा डोमेन रहेगा। लेकिन ये कोडोमेन होगा, रेंज नहीं होगा, क्योंकि ई नहीं आ रहा देखो इसमें रेंज में। ई का तो रिलेशन है ही नहीं ना, प्री इमेज ही नहीं है इसलिए। तो कहने का मतलब जिसके इनपुट के अलोंग जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज होता है, बाकी पूरा सेट कोडोमेन होता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो उसके अंदर कि जो रेंज है ना भैया वो कोडोमेन का सबसेट होगा। जो रेंज है या तो पूरा होगा या कुछ कम होंगे एलिमेंट्स रेंज में, या तो इसके पूरे एलिमेंट्स होंगे या कुछ कम एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लो इसमें ई नहीं होता, एक केस समझ लेते हैं, ई नहीं होता, तो इस केस में क्या है? रेंज कितनी है? ए बी सी डी, और कोडोमेन भी कितनी है? ए बी सी डी, दोनों ही सेम हो जाते। ठीक है ना, दोनों सेम हो जाते, बट कम पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसीलिए बोला कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कैसे लिखोगे इसको? रेंज इज सबसेट, ये वाला, क्योंकि केवल सिंपल ऐसे लिखा हुआ होता है। ये क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? चलो, तो ये तो ना ये हुआ। अब और समझो, मैंने आपसे क्या बोला भैया कि डोमेन क्या होता है? इनपुट, और रेंज क्या होता है? आउटपुट। कोडोमेन की तो अपन जनरली बहुत कम बात करेंगे, अपन जनरली डोमेन और रेंज की बात करते हैं। कोडोमेन की तो, क्योंकि कोडोमेन तो आप कह सकते हो हमेशा रियल बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? रियल है साहब कोडोमेन तो। ठीक है, क्या आउटपुट है ना, रेंज। अब जैसे मान लो आप ऐसे समझो, कहीं पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहां पर क्या होगा भाई? आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है? एक्स की। आउटपुट क्या मिलेगा आपको? एफ एक्स। आप इसमें वैल्यूज किसकी पुट करोगे? एक्स की। मतलब वैल्यूज कहां से पुट करोगे? एक्स एक्सिस से। और वैल्यूज किसकी मिलेंगी आपको? वाई की। वाई या एफ एक्स, ये ध्यान रखना, वाई और एफ एक्स। तो कहने का मतलब ये जो एक्सिस है ना तो आप इनपुट एक्सिस भी बोल सकते हो। जो एक्स एक्सिस है उसको क्या बोल सकते हैं अपन? इनपुट एक्सिस। अच्छे से लिखता हूँ,
y और fx, और इसको बोलते हैं अपन आउटपुट एक्सिस। ठीक है, ये इनपुट एक्सिस है, ये आउटपुट एक्सिस है। इनपुट आप ये वाली वैल्यूज करोगे, आउटपुट आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। जैसे मान लो आपका फंक्शन था fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो जैसे आपने x की जगह ये 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो f1 मिलेगा, तो 1 माइनस 5 आंसर इज -4, तो वैल्यू क्या मिल गई -4। ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इनपुट है वो क्या होता है x, इनपुट क्या है x, और जो आउटपुट है वो क्या है fx। तो ये जो एक्सिस है ना, x की वैल्यू उसी में से तो पुट करोगे, इसलिए x एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन, इनपुट एक्सिस या डोमेन एक्सिस। ठीक है, अपने समझने के लिए बोल सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है कि x एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे, इनपुट एक्सिस या फिर डोमेन एक्सिस। और जो y एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट एक्सिस और रेंज एक्सिस, या रेंज एक्सिस की रेंज मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका इस लाइन को पढ़ो आप कि द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैंने आपसे बोला था कि y और एफ एक्स दोनों सेम होते हैं, की बात होते हैं। ऑन द x एक्सिस इक्वल्स टू डोमेन एंड y एक्सिस इक्वल्स टू रेंज। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, माना ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये एक y एक्सिस है। ठीक है, मैंने कोई ग्राफ बनाया इस तरह से, कोई फंक्शन था और मुझे उस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से मिल गया साहब। एक फंक्शन था और उसका ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से मिला। ठीक है, अब समझो ये वैल्यू है माना -3, वैल्यू हो गई 4, ये -3, ये ग्राफ था और मैंने इसके तरह प्रोजेक्शन डाले। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये थ्योरी क्या कह रही है कि द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का एक ग्राफ है, ये एफ एक्स का एक ग्राफ है, ये येलो कलर में। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, प्रोजेक्शन जैसे इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो बिल्कुल इसके टॉप से लाइट डालेंगे तो जो इसकी शेडो बनेगी वही उसका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है ना, जैसे यूँ है, यहाँ से अपन ने लाइट ड्रॉप की तो प्रोजेक्शन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना, जैसे ये है, ये इस तरह से रखा हुआ है, यहां से आप लाइट ड्रॉप करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन, तो ये इसका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे ये ग्राफ था तो मैंने ग्राफ का प्रोजेक्शन देखा एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसा आएगा, लाइन आएगा -3 से 4 तक, या फिर आप तो ऐसा समझ लो कि इसकी जितना बड़ा भी ग्राफ है ना, उसका एक्स एक्सिस पे देख लो वो कहां से कहां तक चल रहा है। तो ये ग्राफ क्या है, -3 से लेके 4 तक चल रहा है, तो इसका जो डोमेन है ना, इस वाले ग्राफ का डोमेन वो क्या होगा भाई, -3 से 4, -3 से 4 कि -3 से 4 तक की अपन वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और रेंज की बात करें कि रेंज क्या होगा, तो देखो रेंज क्या होगा, रेंज में ये जो पूरा ग्राफ है ना, y एक्सिस को कहां से कहां तक कवर कर रहा है, तो देखो ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है और ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है ना, तो रेंज क्या हो गया इसका, -3 से, अच्छा वो भी सेम ही हुआ 4, -3 से 4। तो कहने का मतलब कि ग्राफ से यदि आपको रीड करना है ना डोमेन और रेंज, तो आप क्या देख लो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, वो तो इसका डोमेन हो गया। ये ग्राफ यहीं पर एंड हो रहा है, मैंने क्या बोल दिया कि यहीं पर ही एंड हो गया, ये इन्फाइनाइट तक मूव नहीं कर रहा है, तो फिर तो कुछ और होता डोमेन रेंज। और रेंज क्या है इसकी, जितना वो वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस को जितना कवर कर रहा है वो उसका डोमेन है, और वाई एक्सिस को जितना कवर कर रहा है वो उसका रेंज है। ठीक है, ये आंसर आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो कहने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, मान लो कि एक ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, यहीं पर ये एंड हो गया, फिनिश हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके डोमेन और रेंज के लिए, कि ये जो इसका एंड पॉइंट है ना, दोनों एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक ड्रॉप करूं, माना कि ये 4 हो गया, और एक परपेंडिकुलर मैं इधर ड्रॉप करूं तो माना कि ये 3 हो गया, तो आप -3 हो गया, सॉरी, तो आप बोल सकते हो कि इसका जो डोमेन है ना वो -3 से 4 है। क्या है, -3 से 4 है। मैं आपसे पूछूं रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए आप क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पर, माना कि ये 5 हो गया,
और माना ये इधर से -2 हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो डोमेन होगा ना भाई, वो तो क्या होगा, -3 से 4, और जो रेंज है वो क्या होगा, -2 से और 5, ठीक है। ये इसका रेंज हो गया। मतलब डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस को जितना कवर कर रहा है वो उसका डोमेन है, और रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस को वो जितना कवर कर रहा है वो उसकी रेंज है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो डोमेन के इक्वल होगा, और वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा उस ग्राफ का वो उसके रेंज के इक्वल होगा, ठीक है। तो ग्राफ को अपन इससे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस होती है ना भैया, वो डोमेन एक्सिस होती है, वो उसकी इनपुट एक्सिस होती है। जो वाई एक्सिस होती है वो उसकी रेंज एक्सिस होती है, वो उसकी आउटपुट एक्सिस होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज read this question. अगला क्वेश्चन है कि लेट ए एक सेट है, -2 -1 0 1 2 उसके एलिमेंट्स हैं, और फंक्शन ए से जेड में है। जेड क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स है, ठीक है, एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझ लो एक बार, सिंपल समझो कि एक फंक्शन है, ये ए और ये होगा जेड, ठीक है। फंक्शन कहाँ से, ए से जेड में है, तो ए जो पहला सेट होगा वो ए होगा, और जो दूसरा सेट होगा वो जेड होगा। अब सुनो, पहले को अपन क्या बोलते हैं भैया, इनपुट, दूसरे को क्या बोलते हैं, आउटपुट। फंक्शन आपका ये रहा, फंक्शन जो आपका एफ है ना भैया, वो क्या है, ये है। तो कहने का मतलब आप पुट क्या करोगे, एक्स, और एक्स किस में से पुट करोगे, ए में से, और मिलेगा क्या आपको, एफ एक्स, और एफ एक्स किस में मिलेगा, मिलेगा क्या आपको, एफ एक्स, और एफ एक्स किस में से होना चाहिए, जेड में से, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हुआ। सेट फंक्शन जो है ना वो ए से जेड में है, तो पहला सेट ए है, दूसरा जो सेट है वो जेड है। पहले वाले को बोलते हैं इनपुट, ये फंक्शन है आपका जो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो पुट क्या करोगे, एक्स, तो वो तो बिलोंग करेगा ए से, मिलेगा क्या, एफ एक्स, वो किससे बिलोंग करेगा, जेड से, ठीक है साहब। अब देखो इसमें ए की वैल्यूज क्या क्या है, -2 -1 0 1 और 2। कुछ वैल्यूज है तो मैंने लिख दी। मान लो इसमें इन्फाइनाइट होता, ये भी जेड से जेड होता, तो पूरा तो पॉसिबल नहीं था, फिर तो अपन वैसे सिंपल कुछ और देखते क्वेश्चन को करने के लिए। अभी इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे भाई, आपको एफ एक्स, एक्स की जगह -2 पुट करें। पहले तो ये देखना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बाकी तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले -2 पुट करें, तो -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई, एफ -2। कहने का मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, एफ -2, -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, एफ -1, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ 0, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ 1, और 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ 2। यह आएगा वैल्यू, ठीक है। अब क्या करें, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। एफ -2 का वैल्यू कितना होगा, 4 + 4 -3, मतलब 8 - 3 इज 5, तो ये वैल्यू हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली वैल्यूज एफ -1 की निकाल लेंगे, तो कितना होगा, 1 -1, तो 1 + 2 3 0, देन f0 दैट इज -3, f1 तो वो कितना होगा, 1 -2 -3 -4, f2 निकालेंगे तो 4 -4 -3 मतलब -3। एक सेकेंड, ठीक है, ये इस तरह से आया। अब देखो -3 दो बार रिपीट हो गया ना। देखो ये तो मैंने आपको वैसे समझा दिया था, अब आपको करना क्या है मैं वो समझा देता हूँ एक बार। पूरे को हटाते हैं, इस तरह से नहीं बनेगा। -2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 4 + 4 8 -3 5। -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, 1 -2 -3 -4। 0 के करस्पॉन्डिंग -3, 1 पुट करेंगे तो कितना आ रहा था, -4, 1 -2 -3 -4, ठीक है। और 2 पुट करने पे कितना आ रहा था, 4 -4 -3, ये आ रहा था, ठीक है। इस तरह से ये आपका फंक्शन हुआ। ये आपका क्या हुआ, फंक्शन है कि नहीं है, चेक कर लो एक बार, वैल्यू चेक कर लेते हैं। 4 + 4 8 -3 5, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो, सॉरी गलत हो,
वेट करो, इसको एक बार वापस बना देते हैं, एक सेकेंड, वापस कर दे। ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। -2 पुट करने पर वैल्यू कितनी आ रही है? -2 पुट करेंगे तो आएगा 4 + 4 - 3 5। -1 पुट करने पर आ रही है 1 + 2 - 3 0। 0 पुट करने पर आ रही है -3। 1 पुट करने पर कितना आ रहा है? 1 - 2 - 3 मतलब -4। और 2 पुट करने पर आ रहा है 4 - 4 - 3 मतलब -3। सॉरी, ठीक है, ये आपका ग्राफ हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, तो पहले तो चेक करो ये फंक्शन है कि नहीं है भैया। देखो फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। दूसरा, ये जो आउटपुट आया है ना, ये इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। मान लो कि इसमें इसकी वैल्यू 3 और होती। मान लो कि इसमें एक वैल्यू 3 और होती। 3 को मैं इसमें पुट करता और मान लो इसकी वैल्यू 5/2 आती, तो 5/2 तो इंटीजर ही नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है? इसकी 3 की कोई इमेज ही नहीं होती, तो ये फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं होता। तो आप लिख देते भैया ये फंक्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन कहां से सोल्व करूं मैं? ठीक है, बट करंट केस में ये फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जितने भी आउटपुट्स आए ना, वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो उसके कोई ना कोई, तो उसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है और यूनिक इमेज है। बोले साहब 0 और 2 की तो इमेज, अरे मैंने अभी समझाया कि 0 की इमेज -3 है, उसकी पर्सनल तो यूनिक है ना। 2 की इमेज -3, उसकी पर्सनल तो यूनिक है ना, मल्टीपल इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि समझ में नहीं आ रहा तो पहले जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फंक्शन है, चलो साहब ये फंक्शन है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेंज क्या होगा एफ का। ठीक है, तो रेंज क्या होगा भाई? एफ का रेंज क्या होगा? 5 0 - 3। इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेंगी, वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू इनपुट, दैट इज रेंज। तो ये रेंज हो गया। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछता है कि कोडोमेन क्या होगा। क्या कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन क्या होता है? ये वाला आप तो लिख देते साहब, कोडोमेन क्या होता? जेड होता है इसका। क्या होता? जेड। कोई आपसे पूछे इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होता है? जो इनपुट होता है ना, जो पहला सेट होता है, वो तो 100% पूरा का पूरा डोमेन होता है, उसमें कुछ भी कमती बत्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के दी इमेज ही नहीं होगी तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। इसलिए डोमेन तो जो पहला सेट है वो पूरा डोमेन है। डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो रेंज है। और ये जो पूरा का पूरा है, पूरा क्या है? जेड। इसमें इतने से इंटीजर, इतने से ही वैल्यूज नहीं है, इसमें तो बहुत सारे हैं, मतलब पूरे इंटीजर्स हैं इसके अंदर। वो तो मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना लिख लिया, आपको तो पूरे लिखने हैं ऐसे ही हो। ठीक है, मतलब यूँ आपने लिख दिया ना, इसका मतलब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरे जेड्स हैं, जेड है, बस मैंने जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लिए मेरे। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, कोडोमेन ये हो गया। फिर है प्री इमेज ऑफ 6, इसको समझो, सेकंड पार्ट। प्री इमेज का मतलब क्या होता है? देखो इसमें 6 कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इस वाले सेट के अंदर सारे इंटीजर्स हैं। बट इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है ना, तो मैं सारे तो लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने करस्पॉन्डिंग लिख लिए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 भी होगा। प्री इमेज किसकी निकलेगी? इसकी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 भी होगा। तो मुझे क्या करना है कि प्री इमेज बतानी है कि 6 की कोई प्री इमेज है क्या, ये आपको बताना है, चेक करना है। तो क्या करेंगे? ये जो 6 है ना भैया, किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की। ये किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की। ठीक है, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन। अरे भाई ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? एफ एक्स की तो वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? एक्स की तो वैल्यू है, एफ एक्स। और एफ एक्स क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर -2x -3 = 6। मुझे क्या करना है? 6 की प्री इमेज बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, कि मतलब ऐसी x की वैल्यू बतानी है जिसको मैं इस फंक्शन में पुट करूं तो मुझे 6 मिल जाए। तो मुझे चेक करना है वो। तो मैंने एफ एक्स को 6 पुट किया और इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर -2x -9 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगा नहीं, तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज ले लेते हैं, -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। तो x = आंसर इज 2 प्लस माइनस 2√10 अपॉन 2। तो x = 1 प्लस माइनस √10। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। और ये जो x की वैल्यू है वो किस में होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए थी। इसमें वैल्यूज तो क्या है? इसमें तो केवल 5 ही वैल्यू है ना, ये रही।
क्योंकि फंक्शन ए से जेड में है तो ए तो इसमें केवल इसके इक्वल है, तो इसमें तो 5 ही वैल्यू है, 4 वैल्यू है ही नहीं। ये दोनों वैल्यू इसमें है क्या? नहीं है। तो आप बोल सकते हो क्या कि बिकॉज x नॉट बिलोंग्स टू ए, जो इसमें x मिला ना मेरे को वो a से बिलोंग नहीं करता। a क्या है? ये एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि 6 की कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो यहाँ 6 ऐसे रहेगा, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। अब आप बोलोगे बोला जब 6 की प्री इमेज नहीं तो ये फंक्शन कैसे हुआ? अरे भाई फंक्शन क्यों नहीं होगा? मैंने आपसे क्या बोला था कि पहले सेट के एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, दूसरे की है तो चलेगा, नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनकी इमेज है तो ये भी खुश है, इनकी इमेज नहीं है तो भी ये खुश है, ठीक है। चलो साहब ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन, एफ इनवर्स 5। तो देखो अभी के लिए आप ऐसा समझो, ये जो एफ इनवर्स 5 होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि प्री इमेज ऑफ 5। क्या? प्री इमेज ऑफ 5। मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसा पढ़ सकते हो, प्री इमेज ऑफ 5, ठीक है। एफ इनवर्स क्या होता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो प्री इमेज ऑफ 5, तो 5 कहाँ होगा भाई? 5 इधर ही कहीं होगा। तो मुझे बताना है कि 5 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है कि नहीं है, और है तो क्या? तो मतलब ये 5 किसकी वैल्यू दी हुई है? एफ एक्स की। एफ एक्स क्या है आपके पास? ठीक है, इसको शिफ्ट किया, तो फैक्टराइज किया, तो यू गेट द वैल्यूज ऑफ 4 और -2। तो बताओ 4 और -2 है साहब इसके अंदर, तो आप क्या लिखोगे? तो प्री इमेज ऑफ 5 is -2 because -2 belongs to A but 4 not belongs to A। कि जो -2 है ना वो तो A का एलिमेंट है, -2 belongs to A but 4 not belongs to A। कि जो A में एलिमेंट्स है ना वो ये रहे, तो -2 तो इसमें एलिमेंट है, इसलिए आप क्या बोलोगे कि इमेज ऑफ 5 इज -2। बट 4 भी उसकी इमेज थी, बट 4 इसके प्री इमेज थी, बट 4 इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं, तो वो कैसे प्री इमेज हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यदि ऐसे प्री इमेज ऑफ 5, तो 5 तो ये रहा ऑलरेडी, 5 तो ये रहा, तो 5 की प्री इमेज कितनी है? -2। वैसे ही आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, अपन ने इसको समझ भी लिया, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। ठीक है भी आज के लिए इतना ही, बाकी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।